एक महिला को कैंसर हो जाता है और कैंसर के आखिरी स्टेज चल रही थी। जब वो आखिरी स्टेज चल रही थी तो उस महिला को बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा था। दर्द से पूरी तरह कतरा रही थी, परेशान होती थी। उसकी पति जब उस पर नज़र पड़ती थी तो पति ये सब देखकर परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी के इस दर्द को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उसके मन में एक प्लान आता है, क्यों ना पत्नी को बहुत सारी नींद की गोलियाँ दे दी जाए ताकि वो आराम से इस दर्द से मुक्ति उनको मिल जाए और गोलियां खाकर उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। यानी कि पत्नी मर जाती है और पति के हाथ से ये पहला कत्ल था। उसको 5 कत्ल और करने थे। जब मौका मिलता था तो उसने बारी बारी से 4 कत्ल तो कर दिए थे, लेकिन 5वां कत्ल वो नहीं कर पाया था। यानी कि पहले उसने एक पत्नी को मारा, उसके बाद 4 कत्ल किए, उसके बाद वो 6वां कत्ल था उसको भी वो मारना चाहता था, लेकिन उसको मारने से पहले ही वो पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद वो कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे कत्ल के पीछे यह वजह हो सकती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है। और ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा, और इटावा के ही यानी कि शहर कोतवाली क्षेत्र का एक इलाका लगता है वारही टोला लालपुरा और का एक इलाका लगता है। वहीं पर टोला ताल लालपुरा बात कर रही हूँ। 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 8:40 के आसपास का वाक़या है। एक महिला जिसका नाम रेखा होता है और उसके बाद लिखा हुआ नीचे वो चारों अब नहीं रहे, जैसे कि सबसे पहले नज़र पहुँचती है पड़ोस में रहने वाली अवधेश की, जो कि परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्य की नज़र पड़ती है, वो स्टेटस चेक करते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करे तो क्या करें, किससे बात करें। सबसे पहले वो झांक कर अपने ही पड़ोस में अपने ही भाई के मकान में जब देखते हैं तो उन्हें 1-2 लाश दिख जाती है, और जैसे लाश दिखती है तो सबसे पहले वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और वही हड़बड़ाहट में पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को कहते हैं कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 5वां जो सदस्य है वो घर से लापता है, गायब है। उसका नाम मुकेश वर्मा है, जिसने जितने जल्दी हो सके उसे ढूंढ लीजिए, तलाश कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और अनर्थ हो जाए। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और उस व्यक्ति का नंबर लिखा जाता है। नंबर की जो लोकेशन है वो ट्रेस करना शुरू कर दिया जाता है कि आखिरकार वो व्यक्ति कहाँ से, और पता चलता है तो रेलवे स्टेशन के पास वो व्यक्ति पाया गया है। साथ ही उसने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन वो आरपी की नज़र पड़ जाती है और जो जीआरपी रहती है उसको पकड़ता है, और पकड़ने के बाद जैसे ही पुलिस के हवाले किया तो यहाँ से एक कहानी जब दुनिया के सामने आती है तो लोग कहानी सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल करवा चौथ का पर्व था और करवा चौथ के पर्व से पहले वो अपनी पत्नी से बोलता है कि जिसका नाम मुकेश होता है, अपनी पत्नी यानी कि रेखा से बोलता है। वो कहता है कि जो लगभग 15 लाख रुपया के आसपास थे, रिश्तेदार उन पैसे को हड़प चुके हैं, ज़मीन है उस पर भी विवाद चल रहा है, काम है पूरी तरह से ठप हो चुका है। यानी कि वो शराफत का काम करता था, शराब का कारीगर था और उससे कम ज़्यादा बढ़िया चल नहीं रहा था। वो परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जान दे देता हूँ, बस जैसे ही जान देने वाली बात अपनी पत्नी से कही तो पत्नी कहती है कि आप अकेली क्यों, हम भी आपके साथ जाएंगे, जो भी करना है साथ साथ करेंगे, साथ ही मरना है, साथ ही जीना है, जो सबसे आगे करना है। पत्नी जैसे ही ये बात कहती है तो पत्नी शायद उस पति को ये समझने की कोशिश की कि आगे कुछ ना किया जाए, जैसे कि कोई
बड़ी विपद, कोई बड़ी परेशानी आखिरकार सामने खड़ी हो जाए। करवा चौथ का त्यौहार निकल जाता है और उसका परिवार निकलने के बाद फिर आगे वक्त बढ़ने लगता है। दरअसल इस परिवार के अंदर 5 सदस्य रहते हैं। पहले सदस्य का नाम, जिसका नाम मुकेश होता है, वो मुकेश वर्मा, जो कि एक सोनार का काम करता था और उसकी उम्र 51 साल के आसपास होती है। और पत्नी, जिसका नाम रेखा होता है, उसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। बड़ी बेटी का नाम भव्य होता है, जिसकी उम्र में 20 साल होती है और छोटी बेटी का नाम काव्या होती है, जिसकी उम्र 15 साल होती है। और सबसे छोटा बेटा जो रहता है, उसका नाम अभिष्ट होता है, उम्र उसकी 12 साल की होती है। परिवार के इतने सारे सदस्य 2022 में इस लड़की का डीयू में बीकॉम में एडमिशन करा दिया गया था और 10 नवंबर 2024 को इसने अपनी स्कूल जाना था। यानी कि जब इसको अपने डीयू में कॉलेज में जाना था तो पापा से कहती है कि पापा मुझे कॉलेज जाना है। तो पापा कहते हैं कि बेटा बहुत ज़रूरी कुछ काम है, आज रात रुक जाओ, फिर कल चले जाना। इनकी 10 नवंबर 2024 को बेटी को जब घर से निकलने वाली थी, रविवार का वो दिन था, अगले दिन यानी कि 11 नवंबर और सोमवार का दिन था वो, ताकि अपना स्कूल ज्वाइन कर सके। लेकिन बेटी को रोक लिया जाता है और 10 तारीख की बात है, वो अपनी पत्नी से फिर वो बात दोहराता है जो बात उसने करवा चौथ से एक दिन पहले दोहराई थी। उसने कहा कि अब क्या करे, अकेले जीना नहीं है, मतलब जान देनी है मुझे। तो पत्नी कहती है कि क्यों अकेले, क्यों, हम सब साथ हैं, तुम्हारे साथ जाएंगे। जब पत्नी ये बात कहती है तो उसकी पूरी प्लानिंग हो जाती है। पति और पत्नी दोनों मिलकर आपस में प्लान करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। उसके बाद फिर अगला दिन आता है, यानी कि 11 नवंबर सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का वाक़या था। वही नींद की गोलियां देने का प्रोग्राम था और ये छोटे बेटे को, बड़ी बेटी को, सबसे बड़ी बेटी को, इनको सबसे पहले नींद की गोलियां दी जाती है और साथ ही पत्नी को भी नींद की गोलियां दी जाती है। पत्नी अपनी बच्चों को देखकर, उसकी जो बेटा बेटी होती है उसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। पत्नी कहती है कि मुझे इन बच्चों की तलब देखी नहीं जाती है, इसीलिए आप मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, पहले मुझे करना है। इसी बीच में वो अपनी बड़ी बेटी को नींद की गोलियां दे रहा था। बेटी सोई हुई थी, उसके जगाया जाता है। जब नींद की गोलियां दी जाती है तो पूछती है कि पापा ये सब क्या कर रहे हो तुम। वो कहते हैं कि बेटा हमें कहीं बाहर जाना है, हम लोगों को सबसे साथ साथ चलना है, इसीलिए ये गोलियां तुम खा लो। जब बेटी को नींद की गोलियां खा रही थी तो उसके बाद कहती है कि पापा बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। वो कहते हैं कि बेटा थोड़ी देर की बात है, सब कुछ इतना शांत हो जाएगा जितना तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा। ठीक वैसा ही हो जाता है, एकदम पूरे घर में शांति सी हो जाती है। नींद की गोलियां का जब असर होने लगता है, बेटे के मुंह से जब झाग निकल रहे थे, पत्नी देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि बच्चों की ये हालत देखी नहीं जा रही है, इसीलिए सबसे पहले चाहे तो उसे मार सकता था। जब पति मुकेश ने ये बात सुनी तो पति एक बार, एक रस्सी होती है, वो अपनी पत्नी का गला को जब तक दबाता है, जब पत्नी की प्राण नहीं निकल जाते हैं, मौत नहीं हो जाती है, उसके बाद फिर वो जो बेटी होती है, छोटी वाली बेटी के पास जाता है, उसकी बेटी का गला दबाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर देता है और फिर बेटे के पास जाता है, बेटे का गला दबाता, फिर उसकी भी हत्या कर देता है। उसके बाद ऊपर की मंजिले पर जाता है और जो बड़ी बेटी होती है उसके पास पहुंचता है, उसे भी हत्या कर देता है। जिस तरह से उसने अपनी पत्नी की, जिस तरह से उसने बेटे की, जिस तरह से उसने अपनी बड़ी बेटी, छोटी बेटी की हत्या की, यानी कि 4 लोगों का तो हत्या कर देता है। और इन हत्या करने के बाद वो बाथरूम में चला जाता है और लगभग 3 घंटे तक बाथरूम के अंदर ऐसे ही बैठा रहता है बेसुध हालत में। अब करे तो क्या करे, वो सोच रहा था कि अब अगला जो कदम है, क्योंकि उसने अपने घर के अंदर 4 सदस्य, चारों को उसने मौत के घाट उतार दिया था और 5वां सदस्य जो था, एक बचा था, उसको मारना था। उसने उस सदस्य को, अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर लेता है और 3 घंटे रहता है और उसके बाद फिर बाथरूम से निकलता है और अपनी पत्नी के हाथ में जो अंगूठियां होती हैं, उन अंगूठियों को वो सराफ के पास ले जाता है और लगभग
15,000 की अंगूठियाँ बिक जाती है। उसके बाद उसको जो छोटा या किसी को उधार देता है, उधार को चुकता कर देता है और यहाँ से वो वापस आ जाता है और आने के बाद फिर अपने घर का ताला लगाता है। शाम होती है, शाम होने के बाद लगभग 8:40 के आसपास का ये वाक़या था। उसने अपनी पत्नी को स्टेटस पे लिखा था कि अब ये चारों नहीं रहे। उन चारों को फ़ोटोग्राफ लगाए जाते हैं। उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है और यहाँ से गायब होता है तो साथ ही वो अपना मोबाइल भी लेके जाता है। लेकिन जब वो मोबाइल लेके निकला था तो यहाँ से सब स्टेटस उसने डाला। उसे ही भाई अवधेश के पास सूचना पहुँच जाती है, क्योंकि सबसे पहले वो स्टेटस चेक कर लेता है। इसके बाद वो झाँक कर देखता है, घर की हालत देखता है तो घर से पता चल जाता है कि उसके बाद वो जो है पुलिस को संपर्क करता है और पुलिस से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की गंभीरता से ली जाए। और वंदे भारत जो ट्रेन थी, उसने ट्रेन के आगे वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। जीआरपी की नज़र पड़ी, उसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद फिर उस कहानी को जानने की कोशिश कर रहे थे। अखबार, सोशल मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से जब लोगों के पास ये कहानी पहुंचती है तो उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों का कत्ल कर दिया जाता है। तो कहानी फिर एक और निकल के आती है कि साल 2003 की बात है। इस मुकेश वर्मा की शादी झांसी की रहने वाली नीतू से होती है और नीतू को 1 साल के बाद एक बेटी का जन्म दिया जाता है और बेटी का नाम भव्य रखा जाता है। और भव्य जब हो जाती है तो उसके कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जो नीतू है उसे कैंसर की बीमारी हो जाती है। और जैसे तैसे स्टेज आगे बढ़ रही थी और जैसे जैसे वक्त आखिरी की तरफ बढ़ रहा था तो नीतू की तकलीफ़ लगातार दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। तो नीतू को इस तकलीफ़ को देखकर बड़ा परेशान हो रहता था, इसीलिए अपनी ही पत्नी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नींद की गोलियां देता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत का नींद सुला देता है। इसके बाद उसकी शादी होती है साल 2006 में रेखा नाम की महिला से। उसके 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम काव्य रखा जाता है, दूसरे का नाम अभीष्ट रखा जाता है और एक बेटा रहता है, एक बेटी रहती है। ज़िंदगी आराम से बढ़िया मज़े में चल रही थी, उसका कारोबार भी ठीक था। बताते हैं कि वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन ज़िंदगी ने करवट ले ली। 15 लाख रुपये जो उसके रिश्तेदारों पर थे उन्होंने हड़प लिए, साथ ही ज़मीन जो थी उससे विवाद था, इसीलिए वो उसको लेकर मामला उसके ऐसे चलने लगा फीका। उसके बाद फिर उसका जो कारोबार था उस कारोबार में भी दिन प्रतिदिन गिरावट आने लगी और वो परेशान रहने लगा और मानसिक रूप से इतना टूट जाता है। उसने आगे की कहानी को इतना भयानक रूप देगा किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पुलिस ने जब उसे पकड़ कर गिरफ्तार किया, उस कहानी जानने के बाद 13 नवंबर 2024 को उसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया और उसकी बाकी की ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। उसने सोचा था कि आबू की सोच पाएगा कि नहीं सोच पाएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी होता है इस घटना के बाद ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं था, ऐसा कोई आस पड़ोस वाला नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसने कहानी सुनी और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू ना आए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।